नाउ वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा। तो अब हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, देखिए किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। ठीक, यानी बैक्टीरिया के अलावा कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में नहीं आते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस धरती पर वो है बैक्टीरिया। तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर लेंगे। और बैक्टीरिया चूंकि नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, माइक्रोस्कोप के मदद से दिखाई देते हैं, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म कहिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहिए, कोई फर्क नहीं है। ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बस अंतर इतना ही है कि जब माइक्रोस्कोप के मदद से ऑर्गेनिज्म को देखा जाएगा तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, क्योंकि वो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। तो बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑन अर्थ। जाहिर सी बात है, हम धरती पर रहते हैं तो धरती की ही बात करेंगे। ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो धरती पर ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाए जाते हैं, मतलब धरती पर ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ, यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं धरती पर। जहां भी पॉसिबल जगह होगी वो वहां पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी बुक लिखती है कि दे आर प्रेजेंट इन हंड्रेड्स इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। यानी अगर आप मुट्ठी में कुछ मिट्टी लीजिए, मुट्ठी भर के मिट्टी लीजिए, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या हंड्रेड्स में होगी। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। हैंडफुल मतलब मिट्टी भरी, हाथ पूरा मिट्टी से भरा हुआ था, एक मुट्ठी में आप मिट्टी ले लीजिए, तो हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है, अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि कुछ बैक्टीरिया बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, जहां पर बहुत ही कम मात्रा में कुछ दूसरे जीव भी पाए जा सकते हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या है? जहां पर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं नॉर्मली जीवित नहीं रह सकते, वहां बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। तो सम एक्सट्रीम कंडीशंस जहां बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, डीप ओशन है, स्नो है, आइस है, मतलब उसमें भी बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया occur in some extreme habitat, वासस्थान को हैबिटेट बोलते हैं, या कंडीशन लिख सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस। तो बैक्टीरिया उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां पर कंडीशन बहुत ही हार्श होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते, जहां पर आप सामान्यतः किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देखेंगे, वहां बैक्टीरिया जरूर मिल जाएगा आपको। तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? हॉट स्प्रिंग्स हो सकते हैं, गर्म पानी के
झरने या गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं या गर्म पानी के वाटर बॉडीज, उनको हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है। उसके बाद डेजर्ट में भी बहुत कम प्लांट मिलते हैं। डेजर्ट एनिमल, आप कैमल देखे होंगे, वो भी डेजर्ट में मिलता है, कैक्टस वो भी डेजर्ट में मिलता है। लेकिन जितना प्लांट्स आप अपने एरिया में देखते हैं, क्या उतना प्लांट आपको डेजर्ट में मिलता है? नहीं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, एक्सट्रीम कंडीशन है तो सामान्यतः लिविंग ऑर्गेनिज्म कम मिलेंगे, लेकिन बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बैक्टीरिया कोप अप कर जाता है एक्सट्रीम कंडीशंस को। तो बैक्टीरिया हालांकि देखने में बड़ा सिंपल सेल है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखिएगा। तो हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, गहरे समुद्र में, एकदम नीचे डीप ओशन में जाएंगे तो वहां भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम मिलते हैं, परंतु वहां बैक्टीरिया मिलेगा। तो आप देखेंगे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज अ पैरासाइट पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया ऑकर एज पैरासाइट बैक्टीरिया। अब यहाँ सम लगा दीजिएगा, सारे बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ भी सम लगा देंगे, सारे बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑकर, सम बैक्टीरिया ऑकर इन सम एक्सट्रीम हैबिटेट और कंडीशंस, और सम बैक्टीरिया ऑकर एज पैरासाइट, परजीवी के रूप में इन अदर ऑर्गेनिजम्स, तो कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाए जाते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन लेते हैं, वहीं रहते हैं, मतलब उनको शेल्टर भी मिलती है, फूड भी मिलता है और वहीं रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, तो फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन, ये जो है अगर कोई ऑर्गेनिज्म दिखाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो दिखा रहा है वो हो गया पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जा करके सब कर रहा है, फूड ले रहा है, शेल्टर ले रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसको होस्ट कहेंगे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया के होस्ट होते हैं। तो इस तरीके से जब किंगडम मोनेरा हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें एनसीईआरटी बुक के पहले पैराग्राफ में कुछ ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अब देखिए, हम बैक्टीरिया के शेप की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो आइए इसको हम मेंशन करते हैं। तो बैक्टीरिया के 4 ग्रुप्स होते हैं शेप के आधार पर। ठीक है, शेप के आधार पर बैक्टीरिया के 4 ग्रुप होते हैं। स्फेरिकल, रॉड शेप, स्फेरिकल हो गया, रॉड शेप हो गया, कॉमा शेप हो गया और स्पाइरल शेप हो गया, स्पाइरल शेप। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, 4 टाइप्स या 4 कैटेगरीज जो है वो बैक्टीरिया की होती है। तो अगर आप शेप देखें तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्फेरिकल होंगे, कुछ बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप होंगे, कुछ बैक्टीरिया जो है वो कॉमा शेप होंगे। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो स्पाइरल शेप होंगे, इस तरह से स्पाइरल शेप होंगे। तो इसीलिए इनके नाम भी इनके शेप के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया है रॉड शेप का, वो कुछ इस तरह से दिया है, चम्मच जैसा, रॉड जैसा है, और ये बीच में इनके अंदर एंडोस्पोर दिखाया है। ये सेल है और इसके अंदर ये स्पोर दिखा है, इसी को एंडोस्पोर बोलते हैं। हालांकि ये लेबलिंग नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो या तो आप रॉड शेप ऐसे बना दें या ऐसे बना दें, जैसा एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। ठीक है, और स्पाइरलम जो बैक्टीरिया बनाया है उसमें दोनों एंड पर बहुत सारे इसने फ्लैजेला दिखा दिए हैं, तो आप फ्लैजेला भी आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्फेरिकल बैक्टीरिया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया अकेले पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आपको रॉड शेप बैक्टीरिया मिलेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया आपको कॉमा शेप मिलेंगे। ठीक है, ऐसे कॉमा शेप मिलेंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया आपको स्पाइरल मिलेंगे, स्पाइरल शेप मिलेंगे, ये स्पाइरल शेप ऐसे दिखा सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ये चित्र बना सकते हैं।
तरीकों से, अलग अलग तरीकों से। तो स्फेरिकल बैक्टीरिया को टेक्निकली कहा जाता है कोकस। एक सिंगल सेल है तो कोकस, बहुत सारी सेल है तो कोकाई, ये ध्यान रखना है आपको। तो कोकस और कोकाई, तो कोकस हो गया, और नहीं तो कोकाई लिख देंगे। कोकाई जो होता है वो प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है, तो ये सिंगुलर है। तो प्लूरल मतलब जब बहुत सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया की बात आप करेंगे तो कोकाई बोलेंगे, और जब सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे कोकस। बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया वर्ड ही जो है वो प्लूरल है, बैक्टीरियम बोलेंगे तो सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बोलचाल में बैक्टीरिया बैक्टीरिया आदमी बोलता है, बट आप समझ, बैक्टीरिया चूंकि अकेले पाए नहीं जाते, ग्रुप में पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया वर्ड टेक्निकली सही है। सिंगल बैक्टीरियल सेल को बैक्टीरियम कहा जाएगा, ध्यान रखें। तो बैक्टीरियम इज सिंगुलर, बैक्टीरिया इज प्लूरल, कोकस इज सिंगुलर, कोकाई इज प्लूरल, ठीक है। अच्छा, रॉड शेप बैक्टीरिया अगर है तो उसको बैसिलाई बोला जाएगा। बैसिलाई जो है वो प्लूरल है, और एक सिंगल रॉड शेप बैक्टीरियल सेल होगी तो उसको बैसिलस कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, बैसिलस या बैसिलाई, बैसिलस हो गया और बैसिलाई, ठीक है, बैसिलाई। बैसिलाई ध्यान रखेंगे प्लूरल है, और बैसिलस क्या है, वो सिंगुलर है, एस मतलब सिंगुलर, पीएल मतलब प्लूरल। तो बैसिलस और बैसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए होगा, सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल के लिए। ग्रुप ऑफ सेल है तो बैसिलाई, और सिंगल सेल है तो बैसिलस, ठीक है। इस तरह कॉमा शेप बैक्टीरिया अगर है तो विब्रियो, ठीक है, तो विब्रियो आप लिख लेंगे, विब्रियो या विब्रियम, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल का वही अंतर है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूं विब्रियम और विब्रियो। विब्रियम जो है वो सिंगुलर है और विब्रियो जो है वो प्लूरल है। जब ढेर सारे कॉमा शेप बैक्टीरिया की बात होगी तो विब्रियो, और सिंगल कॉमा शेप बैक्टीरियल सेल की बात होगी तो विब्रियम, ठीक। उसी तरह से स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो होगा उसको स्पाइरेलम या स्पाइरेला कहेंगे। तो स्पाइरेलम या स्पाइरेला, स्पाइरेलम सिंगुलर हो गया, या स्पाइरेला ये हो गया प्लूरल, ठीक है। तो ये हो गया बैक्टीरिया के शेप के आधार पर जो 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको हमने बता दिया कि अगर हम सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बैक्टीरिया बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जब इनका बिहेवियर देखेंगे तो बैक्टीरिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये पहले भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो ये भी आप लिख लेंगे। तो ये चीज आप लिख लेंगे, दो बैक्टीरियल सेल इज वेरी सिंपल, दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो बैक्टीरियल सेल इज वेरी सिंपल, जाहिर सी बात है प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो सिंपल होगा ही, इज वेरी सिंपल, बट दे हैव बिहेवियर, ठीक है, बट देयर बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बट उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो चलिए, तो बैक्टीरियल सेल इज वेरी सिंपल बट देयर बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और जो बैक्टीरिया हैं उनमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कोई एक ग्रुप जिसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है वो है मोनेरा। मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रोटिस्टा में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, कि मोनेरा में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, कि फंजाई में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, कि प्लांटी में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, कि एनिमलिया में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, यानी वाइटेकर का जो 5 किंगडम है उसमें किस किंगडम या किस ग्रुप में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, तो वो मोनेरा की होगी, यानी बैक्टीरिया की होगी। तो ये चीज आप मेंशन कर लेंगे, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया या इन्हीं को मोनेरंस कहा जाता है, मोनेरंस शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा तरह की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी वो दिखाते हैं। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि तमाम तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जैसे प्लांट में जाओगे
तो वहां पर जितने भी प्लांट होंगे कुछ बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, ज्यादातर बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन सेम होंगे। एनिमल में जाओगे तो वहां भी बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन सेम होंगे, फंजाई में भी बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन सेम होंगे, प्रोटिस्टा में भी बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन सेम होंगे। लेकिन बैक्टीरिया में जब मेटाबॉलिक रिएक्शन देखोगे तो उनके बहुत सारे आपको टाइप्स मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है कि किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं। अब बैक्टीरिया में क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको एनसीईआरटी बुक ने डिस्कस किया है। तो जो बैक्टीरिया हैं या मोनेरेंस हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक ज्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक एंड फ्यू बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। यानी सारे बैक्टीरिया में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये फ्यू सम बैक्टीरिया में ही आपको ऑटोट्रॉफिक कंडीशन मिलेगी, जबकि ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो यानी मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि they prepare their food from inorganic matter by self. तो prepare their food by self, खुद ही बनाते हैं from inorganic matter। तो inorganic matter जो एनसीईआरटी बुक लिखी है मैं वही आपके सामने प्रोड्यूस कर दे रहा हूं। तो they prepare their food by self from inorganic matter, ठीक है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक मैटर है, दोनों की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और लाइट की प्रेजेंस में भी बना सकते हैं या किसी दूसरे केमिकल के प्रेजेंस में बना सकते हैं। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा वो दो तरह का होगा, यानी कि ये जो भोजन बनाएंगे यानी प्रिपेयर देयर फूड बाय सेल्फ, ये दो तरीके से बनाएंगे, ये दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए, और दूसरा कीमोसिंथेसिस के जरिए, कीमोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है, कीमोसिंथेसिस के जरिए। इसमें लाइट इज रिक्वायर्ड, लाइट इज रिक्वायर्ड, बिना लाइट के ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इसमें केमिकल्स आर रिक्वायर्ड, केमिकल्स आर रिक्वायर्ड, केमिकल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें होगा क्या, जैसे तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या करेगा, जैसे देखिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अगर है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है तो वो भोजन कैसे बनाएगा। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो क्या करेगा कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, एक एग्जांपल दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, ठीक है, और लाइट के प्रेजेंस में लाइट से वो एनर्जी लेगा। यानी लाइट वो क्यों ट्रैप कर रहा है, एनर्जी के लिए, और उससे वो फूड बनाएगा, बस सिंपल सी चीज है। और जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा वो मान लीजिए वो भी भोजन बनाएगा, कोई दो इनऑर्गेनिक मैटर ले लेते हैं, उसको हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है ना, ए और बी मान लेते हैं, ए प्लस बी ये इनऑर्गेनिक मैटर है, और यहाँ जो वो एनर्जी लेगा वो किसी एक केमिकल को जब वो दूसरे केमिकल में कन्वर्ट कर रहा होगा तो उससे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का इस्तेमाल ए और बी को कंबाइन करने के लिए करेगा और उसको उसमें फूड बन जाएगी। तो बैक्टीरिया में फूड दो तरह से बनती है, लाइट से एनर्जी लेकर के या केमिकल कन्वर्जन से एनर्जी लेकर के। और केमिकल कन्वर्जन से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से वो इनऑर्गेनिक मैटर को कंबाइन करके फूड बनाएगा। यानी जो एनसीईआरटी बुक लिखता है कि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो अपना फूड इनऑर्गेनिक मैटर से बनाता है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक हो वो भी इनऑर्गेनिक मैटर यूज कर रहा है, चाहे वो कीमोसिंथेटिक हो वो भी इनऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर यूज करेगा। ये जनरलाइजेशन है।
ये जनरलाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, जनरल स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी बुक ने दिया है। तो इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फोटोसिंथेटिक वाले लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल एनर्जी मतलब एक केमिकल को जब वो दूसरे केमिकल में चेंज करेगा तो उससे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी से वो अपना भोजन बनाएगा। उस एनर्जी की मदद से वो किन्हीं दो इनऑर्गेनिक मैटर को, जो कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में फिक्स होता है कि कौन से दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेगा जिनसे वो फूड बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में कैसे होता है। और जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया में, वो आपको पता होना चाहिए, हाई स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे कि इसमें अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय सेल्फ। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय सेल्फ। ये खुद अपना फूड जो है वो नहीं बनाते हैं। ठीक है, और दे ऑब्टेन इट फ्रॉम, बना बनाया फूड लेते हैं, ऑब्टेन इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिजम्स ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं अगर ये पैरासाइट हुए तो, यानी इसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और दे, इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। दे ऑब्टेन इट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कोई गोबर पड़ा हुआ है, जमीन पर गिरा हुआ है, डंग, ठीक है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, या कोई खाना है, रोटी है, चावल है, आपने जमीन पर फेंक दिया, खाया नहीं, कूड़े में डाल दिया, तो वो भी क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। चावल रोटी क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो उसको सड़ा करके ये उससे भोजन लेगा, उसको सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, सैप्रोफाइट बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट होते हैं या सैप्रोफाइट होते हैं। पैरासाइट होंगे या सैप्रोफाइट होंगे। पैरासाइट होने का मतलब हुआ कि वो दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म से, दूसरे ऑर्गेनिज्म मरा हुआ नहीं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म के शरीर में घुस जाएंगे और उससे भोजन लेंगे, या वो किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से, कोई ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है उससे वो भोजन लेंगे। ऑर्गेनिक मैटर समझा चुके हैं, फीकल मैटर हो सकता है, डंग हो सकता है, डंग इज ऑल्सो फीकल मैटर। फिर रोटी है, चावल है, ठीक है, सड़ी गली सब्जियां हैं, ये सब क्या हो गए, डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किंगडम मोनेरा यानी बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो कौन कौन सा टाइप होता है, और ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स। अब आइए बैक्टीरिया में या मोनेरा में जो दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है उनकी बात करते हैं। तो मोनेरा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और दो तरह के बैक्टीरिया का जिक्र होता है, आर्की बैक्टीरिया, देखिए आर्की बैक्टीरिया में ARCHAE BACTERIA है। AE कुछ बुक्स में AE लिखा रहता है, बल्कि ज्यादा बुक्स में AE लिखा रहता है, कभी कभी A नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन सही यही है। कई बार हम लोग भी जल्दी में जब लिखते हैं तो ARCHE लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन सही स्पेलिंग तो ये है, ARCHAE होता है। तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, और इनके नाम में भी अर्थ छिपा हुआ है। आर्की बैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव, आर्की मतलब बहुत पहले के बैक्टीरिया, धरती पर जो बैक्टीरिया पहले आए वो इसी कैटेगरी के बैक्टीरिया थे, आर्की बैक्टीरिया। तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया इनको कहा जाता है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, इनके नाम का मतलब है प्रिमिटिव बैक्टीरिया। और यू मतलब होता है ट्रू, इनको कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया आप पढ़ते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो बैक्टीरिया से डिफर करते हैं। जब हम बोलते हैं बैक्टीरिया तो हमारा सेंस जो है वो इन दोनों से होता है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया से, ठीक है।
लेकिन जब हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है बैक्टीरिया का, जनरल प्रॉपर्टी जब बैक्टीरिया की बनती है तो वो यू बैक्टीरिया की बनती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैक्टीरिया की दो कैटेगरी, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। क्योंकि इनकी संख्या कम होती है, इनके टाइप्स कम है, संख्या नहीं, इनके टाइप्स कम है और इनके टाइप्स ज़्यादा है। तो जब भी हम बैक्टीरिया बोलते हैं तो हमारे जेहन में क्या चीज़ रहता है, यू बैक्टीरिया के बारे में बात रहती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो भी कुछ हम सोचते समझते हैं वो यू बैक्टीरिया की समझते हैं। तो बैक्टीरिया मीन्स यू बैक्टीरिया, ये दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में जानकारी हासिल करें। तो देखिए, जो आर्की बैक्टीरिया होता है ये स्पेशल होते हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। दे आर स्पेशल। क्यों स्पेशल होते हैं? बिकॉज दे लिव इन सम हार्श कंडीशन, लिव इन सम हार्श मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस। जैसे हमने आपको पहले कुछ हार्श या एक्सट्रीम कंडीशन का जिक्र किया है, डीप ओशन है, डेजर्ट है, स्नो है, ठीक है, ये सब जैसे हमने जिक्र किया है। तो सलाइन वाटर भी अगर होगा तो वो भी हार्श कंडीशन है, वो भी हार्श कंडीशन होगी जहां मीथेन निकल रही है, क्योंकि मीथेन बहुत जहरीली गैस होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो मीथेन जहां लिबरेट होती है वहां भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सलाइन कंडीशन में जहां पानी बहुत ही खारा है, वहां पर सॉल्ट बहुत ही खारा है, वहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। या जहां पर पानी बहुत गर्म है वहां ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और साथ में पानी एसिडिक भी है, ठीक है, तो वहां ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो सब हार्श कंडीशन जहां पर ये आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हार्श कंडीशन होते हैं, आइए उनका हम जिक्र करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जिन हार्श कंडीशन में पाए जाएगा, अब आर्की बैक्टीरिया डेजर्ट में नहीं पाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे हार्श कंडीशन, जितने पॉसिबल हार्श कंडीशन है, हर जगह पाए जाते होंगे, नहीं, सम हार्श कंडीशन में। तो कौन कौन से हार्श कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया हमको आसानी से मिल जाएगा, आइए उसको हम देखते हैं। तो ये जो है मिलते हैं सॉल्टी एरिया में। ये कहां मिलेंगे? सॉल्टी एरिया में मिलेंगे, ठीक है, सॉल्टी एरिया हो गया। दूसरा ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, और मार्शी एरिया में मिलेंगे जहां से मीथेन लिबरेट होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, मार्शी एरिया में मिलेंगे जहां से मीथेन लिबरेट होती है। मार्शी एरिया मतलब मीथेन, CH4 फार्मूला होता है ना, मीथेन इज लिबरेटेड, रिलीज होती है वहां से, मार्शी एरिया से, ठीक है। तो मार्शी एरिया जहां से मीथेन लिबरेट होती है वहां पर मिलेंगे। तो 3 कैटेगरी है आर्की बैक्टीरिया की, उनके ऑकरेंस के आधार पर। एक तरह से हम आर्की बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे हैं उनके ऑकरेंस के आधार पर। तो एक तो ये जान लो कि आर्की बैक्टीरिया बहुत ही स्पेशल होते हैं क्योंकि ये कुछ खास एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, और ये उनके जो कुछ खास एक्सट्रीम हैबिटेट्स होते हैं वो है सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी एरिया। मार्शी एरिया वो एरिया होता है जहां बहुत ज्यादा मीथेन रिलीज होता है। सॉल्टी एरिया मतलब खारा एरिया है, ऐसी जो सॉइल या ऐसी दलदली जगह या ऐसा पानी जो कि बहुत ही ज्यादा खारा है। तो ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो जो सॉल्टी एरिया में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होगा उसको बोलते हैं हेलोफिल्स। क्या बोलते हैं उसको? हेलोफिल्स बोला जाता है, हेलोफिल्स या हेलोफाइल्स, ठीक है। हेलो मतलब सॉल्ट, यहाँ हेलो शब्द जो है वो सॉल्ट से है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स, वो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं तो उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो कहीं भी हेलो वर्ड आता है उसका मतलब आप सॉल्ट से लगाएंगे, और फाइल्स मतलब एफिनिटी, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, तो फिलिक में फाइल आया हुआ है, हाइड्रोफाइल, हाइड्रोफोब, हाइड्रो मीन्स पानी, पानी से एफिनिटी दिखाने वाले को हेलोफाइल्स, हाइड्रोफाइल्स कहेंगे। उसी तरह सॉल्ट से एफिनिटी दिखाने वाले को हेलोफाइल्स कहा जाएगा। तो इनको हेलोफाइल्स कहा जाता है। ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो सॉल्ट एरिया में पाए जाते हैं इनको हेलोफाइल्स कहा जाता है। और हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, हॉट मतलब थर्मो, टेम्परेचर से मतलब है, तो थर्मोफाइल्स हो जाएंगे, ठीक है, थर्मोफाइल्स हो गए। लेकिन खासकर ये बैक्टीरिया जिस गर्म पानी में पाए जाते हैं वहाँ एसिड भी बनता है, तो वो वाटर एसिडिक भी हो जाता है, ठीक है। तो थर्मो एसिडोफाइल्स बोला जाता है इन बैक्टीरिया को। तो इन बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाएगा। तो इन बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स भी कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक। तो ये थर्मो एसिडोफाइल्स आप याद रखेंगे।
क्योंकि जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं इसमें एसिड प्रोडक्शन भी होता है, एसिड प्रोडक्शन भी होता है, और इस एसिड प्रोडक्शन की वजह से एसिडिक इन्वायरमेंट भी आ जाता है, एसिडिक इन्वायरमेंट भी वहां पानी में आ जाता है। तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा प्लस एसिडिटी भी ज्यादा होगी उनके हैबिटेट की, इसलिए उन बैक्टीरिया को बोला जाएगा थर्मोएसिडोफाइल्स। तो आर्की बैक्टीरिया की दो कैटेगरी हो गई, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। और जो मार्शी एरिया में जो आर्की बैक्टीरिया पाए जाएंगे उनको कहा जाता है मेथेनोजन। क्या कहा जाएगा? मेथेनोजन। तो उनको मेथेनोजन्स कहा जाएगा, मेथेनोजन्स। ठीक है, ये एक्चुअली मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये खुद ही मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो मार्शी एरिया में जो मीथेन बनता है वो इन्हीं आर्की बैक्टीरिया से बनता है, क्योंकि मीथेन जो है इनको चाहिए, मीथेन को ये यूज करते हैं, मीथेन ये बनाते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ मीथेन होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो मीथेनोजन्स जो होते हैं ये जो है ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, मीथेनोजन्स क्या होते हैं? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और ये मीथेन ज्यादातर कहाँ प्रोड्यूस होती है? मार्शी एरिया में प्रोड्यूस होती है। तो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ये होते हैं मेथेनोजन्स। ठीक है, अच्छा, ये जो मेथेनोजन्स होते हैं केवल मार्शी एरिया में नहीं पाए जाते हैं। ये रूमिनेटिंग एनिमल्स, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, जुगाली समझते हैं, जैसे गाय खाना खाने के बाद, भूसा खाने के बाद देखते हो मुंह चलाती रहती है, मुंह चलाती रहती है, और जितना ज्यादा मुंह चलाएगी उसके मुंह से झाग निकलता रहता है। ठीक है, उनको कट च्यूइंग एनिमल भी बोला जाता है। ऐसे भैंस है, भैंस भी देखते हो खाना भूसा खाने के बाद या घास खाने के बाद अपना मुंह चलाती रहती है। पहले वो जल्दी जल्दी खाना खा लेगी, अपने स्टमक में ले जाएगी। और इन एनिमल्स के स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, उसी में एक चैम्बर होता है, सबसे बड़ा चैम्बर होता है रुमेन। तो उसमें जो खाना वो खाती है, मतलब वो निगलती है, वो पहले चबा चबा के नहीं खाती है, पहले जल्दी जल्दी वो खाना निगलते हैं। जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, काऊ है, बफलो है, शीप है, गोट है, ये सब अपना मुंह चलाते हैं। जितने एनिमल खाना खाने के बाद बैठ करके मुंह चला करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उनको रूमिनेटिंग एनिमल्स कहा जाता है, उनको कड च्यूइंग एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, ये मैमल्स होते हैं। और ये ऐसा करते क्यों है? क्योंकि ये सारे एनिमल्स को जब खाना दिया जाता है तो पहले जल्दी जल्दी वो मुंह चला के, पहले तो भाई खाना निगलते समय भी कुछ चलाना तो पड़ेगा इनको, बिना मुंह चलाए तो खाना निगल नहीं सकते आप, थोड़ा बहुत तो आपको दबाना पड़ेगा फूड को। तो ये जल्दी जल्दी पहले खाना को थोड़ा बहुत चबा के जल्दी जल्दी निगल जाते हैं। और पेट में एक बड़ा सा चैम्बर होता है रुमेन। ठीक है ना, कंपाउंड स्टमक होता है इनमें, इनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं, उन्हीं में से एक चैम्बर को रुमेन कहते हैं, उसमें ये सारा खाना चला जाता है। और जब ये जल्दी जल्दी सब खाना निगल लेते हैं इनफैक्ट, तो उसके बाद एक जगह जा करके बैठ जाते हैं खड़े होकर के, फिर उस रुमेन से थोड़ा बहुत खाना को वापस मुंह में लेके आते हैं। ठीक है, और उसको चबाते हैं और फिर वापस उसको निगल जाते हैं। फिर खाना को निकालेंगे, मुंह में ले आके चबाएंगे, फिर उसको निगल जाएंगे। इसको बोलते हैं रूमिनेशन। तो ये जो रूमिनेंट होते हैं इनके भी स्टमक में मिथेनोजन पाया जाता है। और इसीलिए जब इनका गोबर निकलता है, कैटल का, काऊ, बफलो, इनका जब गोबर निकलता है तो उसके गोबर में मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। या इनका गोबर जहाँ जहाँ के फेंका जाता है, जहाँ इकट्ठा किया जाता है, जिसको घूरा बोलते हैं, गोबर का जो प्लेस है, जब आप लोग देखें जो लोग गाय भैंस पालते हैं वो एक जगह सारा काऊ डंग, बफलो का डंग वो इकट्ठा करते हैं एक जगह जा करके, तो वहाँ से धीरे धीरे मीथेन निकलती है। वहाँ नॉर्मल जो जीवधारी है वो जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो सारे सेप्रोफाइट, वहाँ कुकुरमुत्ता उगाएगा, फंगाई उगाएगा। ठीक है, तो वहाँ मिथेनोजन्स भी होंगे, वो उसी में से गोबर वो मीथेन प्रोड्यूस करता है। तो गोबर में क्या प्रोड्यूस होता है? मीथेन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसमें मिथेनोजन्स पाए जाते हैं। और गोबर में मिथेनोजन कहाँ से आ गए हैं? वो गोबर के साथ आ गए हैं, क्योंकि ये काऊ के रूमेन में पाए जाते हैं या बफलो के रूमेन में पाए जाते हैं, रूमिनेटिंग एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो ये आप लिख लेंगे, इसको मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेटिंग एनिमल्स। प्रेजेंट इन गट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, गट, और खासकर रूमेन, गट में जो स्टमक होता है रूमेन, अ पार्ट ऑफ कंपाउंड स्टमक, अ पार्ट ऑफ कंपाउंड स्टमक। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं, अ पार्ट ऑफ कंपाउंड स्टमक। तो प्रेजेंट इन गट ऑफ सम रूमिनेटिंग एनिमल्स। रूमिनेटिंग का मतलब जुगाली करने वाले,
पगुरी करने वाले, रूमिनेटिंग एनिमल्स, ठीक, रूमिनेटिंग एनिमल्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ये मीथेन में प्रोड्यूस होती है, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने पहले लिख दिया है। अब ये रूमिनेटिंग एनिमल में कौन सा रूमिनेटिंग एनिमल कॉमन है जिसमें पाए जाएंगे, तो काऊ एंड बफलो, ये आप मेंशन कर लेंगे। काऊ हो गया एंड आप इसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो काउज एंड बफलोस इनमें ये पाए जाते हैं और मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप सुने होंगे कि अभी भी गांव में गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं। अब आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गांव में फ्यूल के लिए, क्योंकि गोबर गैस से को चूल्हे में ले जा करके उससे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भोजन को पकाने में यूज़ किया जाता है। गोबर गैस इनफ्लेमेबल है, उसमें आग लग जाती है और आसानी से खाना पक जाता है। तो गोबर गैस या बायोगैस इसी को कहा जाता है। तो मीथेन जो है ये बायोगैस का कंपोनेंट होता है। मीथेन इज कंपोनेंट ऑफ बायोगैस या गोबर गैस। तो गोबर से जो गैस बनती है वो कौन सी गैस बनती है? जाहिर सी बात है मीथेन, और इसको बायोगैस भी कहा जाता है। तो मीथेन इज कंपोनेंट ऑफ बायोगैस या गोबर गैस। और गोबर गैस या बायोगैस का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है? फ्यूल के रूप में होता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल। ये फ्यूल, और ज्यादातर गांव में फ्यूल के रूप में क्यों होता है? कुकिंग फूड, ठीक है। तो भोजन को पकाने के लिए चूल्हे में इस गैस को, जैसे आप एलपीजी यूज करते हैं शहरों में, गांव में ज्यादातर गोबर गैस या बायोगैस यूज होता है। तो जो गोबर गैस प्लांट होता है, गाय का बफलो का गोबर इकट्ठा करके गड्ढा करके उसमें डाल देते हैं और उसमें मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया डाल देते हैं। ऑलरेडी होता भी है उसमें मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सड़ी गली सब्जियां में डाल देते हैं। तो इन सब से क्या बनने लगता है? बायोगैस या गोबर गैस। उसको पाइप के द्वारा लोगों के घरों में चूल्हे तक पहुंचा दिया जाता है और उससे वो खाना बनाते हैं, उसमें आग लगा करके गोबर गैस में। तो आई बात आपको समझ में? तो ये क्लियर हो गया कि मीथेनोजेंस क्या होते हैं, थर्मोहेलोफिल्स क्या होते हैं, हेलोफाइल्स क्या होते हैं। अब एनसीईआरटी बुक ये लिखता है कि आर्किबैक्टीरिया स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो डिफरेंट एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, कुछ खास तरह के जिनका हमने जिक्र किया। क्या ऐसा अलग होता है इनमें दूसरे बैक्टीरिया से, बाकी बैक्टीरिया से, जिससे ये इन कंडीशंस में भी जीवित रह जाते हैं? तो उनकी स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो ये एनसीईआरटी बुक ये लिखता है, ठीक है। तो ड्यू टू स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर, ड्यू टू स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर, तो इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर, वो दूसरे बैक्टीरिया के सेल वॉल से डिफरेंट होता है। नॉर्मली बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन नाम के केमिकल से बना होता है, लेकिन आर्किबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो स्यूडोम्यूरिन नाम के केमिकल से बना होता है। तो म्यूरिन बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है और स्यूडोम्यूरिन आर्किबैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस लेवल पर, बट मैं बता दे रहा हूं कि डिफरेंस क्या होता है। और इसमें खाली सेल वॉल का ही डिफरेंस नहीं होता है, इनमें सेल मेम्ब्रेन का भी डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो आर्किबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन भी नॉर्मल बैक्टीरिया के दूसरे बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से डिफर करती है। आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल भी जो अदर बैक्टीरिया उनके सेल वॉल से डिफर करती है। तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन के जगह पर एनसीईआरटी बुक में सेल वॉल शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो जो आर्किबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट है स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण, और इसी स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण वो एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को जिंदा रख पाते हैं, जहां पर दूसरे बैक्टीरिया अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएंगे। ये नहीं कि इन कंडीशंस में सभी बैक्टीरिया जीवित रह पाएंगे। अब इन कंडीशन में अगर टाइफाइड बैक्टीरिया को डाल दोगे तो नहीं जीवित रहेगा। टाइफाइड बैक्टीरिया पैरासाइट है, वो आंत में ही रह सकता है। अब उसको तुम गोबर में जाके रखोगे तो मर जाएगा। तो हर बैक्टीरिया का अपना एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है। तो एनसीईआरटी बुक इसका रीजन लिखती है कि व्हाई आर्किबैक्टीरिया कैन इजीली सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यू टू स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर बैक्टीरिया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे।
देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया का मतलब हमने पहले ही बता दिया है, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब हम लोग बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया का डिस्कशन करेंगे। आर्की बैक्टीरिया का कर चुके हैं, तो यू बैक्टीरिया के बारे में जो पहला पॉइंट है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ, हजारों में इनकी संख्या होती है। आर्की बैक्टीरिया से कहीं ज्यादा संख्या इनकी होती है, तो थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया ऑन। यहां जब थाउजेंड्स की बात करते हैं तो नंबर की बात नहीं करते हैं, टाइप की बात करते हैं। तो यहाँ थाउजेंड्स का मतलब कुछ हजार, तो कुछ हजार ही बैक्टीरिया पूरे धरती पर थोड़ी ना होंगे, संख्यात्मक अगर दृष्टि से देखा जाए तो। थाउजेंड्स का मतलब है यहाँ टाइप, थाउजेंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी को बहुत कुछ अस्पष्ट लिखती है और उसको क्लियर करना टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया ऑन अर्थ, ये बात समझ में आ गई। और दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, और हर बैक्टीरिया के चारों ओर एक सेल वॉल होगी। आर्की बैक्टीरिया के भी चारों ओर सेल वॉल होती है, यू बैक्टीरिया के चारों ओर भी सेल वॉल होती है। तो कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल जरूरी है, ठीक है। और दूसरा, इसमें बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, नॉन मोटाइल और मोटाइल। याद रखेंगे आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है। आर्की बैक्टीरिया में मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो आर्की बैक्टीरिया में खुद क्षमता नहीं होती है मूव करने की, तो वो नॉन मोटाइल होते हैं ऑलमोस्ट, जहां तक मुझे पता है। और जो यू बैक्टीरिया है उसमें कुछ नॉन मोटाइल भी होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं, और जो मोटाइल बैक्टीरिया होगा उसमें फ्लैजेला पाया जाएगा। ठीक है, जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो वहां इसका डिस्कशन किए थे। तो सीलिया नहीं पाया जाता बैक्टीरिया में, याद रखिएगा फ्लैजेला पाया जाता है। तो रिजिड सेल वॉल का पाया जाना और मोटाइल बैक्टीरिया में फ्लैजेला का पाया जाना, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है यू बैक्टीरिया का। ठीक, आर्की बैक्टीरिया में भी रिजिड सेल वॉल होती है लेकिन उनमें फ्लैजेला नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जिस यू बैक्टीरिया का जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया गया है उसका एक ग्रुप है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया का ही एक टाइप है जिसको कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। ठीक, ये आप अब लोग मेंशन करेंगे। और ये छूट गया, ध्यान रखिएगा। तो साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो इनको आप फोटो ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं और उसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक नहीं होते हैं। तो ये लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। और जनरली बैक्टीरिया, खाली साइनोबैक्टीरिया ही नहीं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अलावा दूसरे भी यू बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो अपना भोजन लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, और उनमें भी पिगमेंट होता है जो लाइट को ट्रैप करता है, और उनमें जो पिगमेंट होता है उनको बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहते हैं। जबकि साइनोबैक्टीरिया में लाइट को ट्रैप करने के लिए जो पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए आप पढ़े होंगे, किसी भी ग्रीन प्लांट में, किंगडम प्लांटी में पाए जाने वाला कॉमन पिगमेंट होता है, चाहे वो एल्गी हो, ग्रीन एल्गी हो, या कोई भी एल्गी हो। ठीक है, ग्रीन एल्गी हो, रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, क्लोरोफिल ए होगा ही। ब्राफाइटा में क्लोरोफिल ए होगा, टेरिडोफाइटा में क्लोरोफिल ए होगा, जिम्नोस्पर्म में क्लोरोफिल ए होगा, एंजियोस्पर्म में क्लोरोफिल ए होगा, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब में क्लोरोफिल ए होगा। तो मोनेरा का ये ग्रुप जो है, इसके अंदर आने वाले सभी मेंबर्स ग्रीन प्लांट से सिमिलरिटी दिखाते हैं क्लोरोफिल ए के प्रेजेंस के मामले में। तो ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, तो लिखना पड़ेगा दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स,
यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। उसी तरह से साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये भी ठीक उसी तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उसी तरह से साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, यानी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाती है या साइनोबैक्टीरिया दिखाते हैं। लेकिन बाकी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। उनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो यू बैक्टीरिया, कोई भी आर्की बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाता। समझ में आ गया? आर्की बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाता, ठीक है। अब हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। यू बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं उसमें एक कैटेगरी है, उसमें से एक कैटेगरी है साइनोबैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया में एक कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन प्लांट जैसा होता है और उसमें ऑक्सीजन निकलता है और ऐसे फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कई तरह के क्लोरोफिल ए होते हैं, कई तरह के क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में और ग्रीन प्लांट में पाया जाता है और इसी की वजह से ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन निकलता है किस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से? क्लोरोफिल ए की वजह से। लेकिन जो दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया के अलावा, उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, उनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हिस्सा लेता है वो क्लोरोफिल ए नहीं होता, उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल नहीं होता, उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। और जब उनमें क्लोरोफिल ए नहीं होता दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया के अलावा जो है, तो उनमें ऑक्सीजन नहीं निकलता। तो बैक्टीरिया के दो ग्रुप हैं। एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो ऑक्सीजन निकालता है फोटोसिंथेसिस में, और दूसरा बैक्टीरिया का ग्रुप है जो ऑक्सीजन नहीं निकालता फोटोसिंथेसिस में। तो जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है तो उसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती है तो उसको एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो बैक्टीरिया की दो कैटेगरी है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाने वाली और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाने वाली। तो यहाँ पर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाने वाले बैक्टीरिया का जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया है, और वो कौन से बैक्टीरिया है? साइनोबैक्टीरिया। तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है और ये ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कई बार सेल्स आपस में आकर के ग्रुप बनाती हैं, और वो ग्रुप जो है वो एक फिलामेंट का के रूप में भी दिखाई दे सकता है, या सिंपल कॉलोनी के डिफरेंट शेप्स के रूप में दिखाई दे सकता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, ठीक है, कॉलोनियल या फिलामेंटस होती हैं, फिलामेंटस, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है। मतलब या तो वो सिंगल सेल के रूप में पाई जाएंगी या सेल एक साथ ग्रुप बनाएंगी, लूजली एक दूसरे के साथ आकर के अटैच हो जाएंगी, या सेल इस तरह से अटैच होंगी कि एक फिलामेंट का रूप आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक फिलामेंट का रूप आपको दिखाई देगा। एक कतार में सेल जब आकर के एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो उसको बोलते हैं फिलामेंटस। जब वो फिलामेंट का शेप ना दे करके कोई भी दूसरा शेप दे देंगी तो उस आधार पर भी हम ब्लू ग्रीन एल्गी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स कॉलोनी बनाती हैं, और कॉलोनी ही कई बार फिलामेंट का रूप ले लेता है। तो अब आएगा समझ में? तो जब हम फिलामेंट की बात करते हैं तो वो कॉलोनियल फिलामेंट ही होता है, ठीक। और चूंकि मोनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म है सब प्रोकैरियोट्स हैं, तो सारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हो गए। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और कई बार सेल्स के ग्रुप आकर के कॉलोनी बनाते हैं, और कई बार कॉलोनी का जो शेप होता है वो फिलामेंट जैसा हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो कॉलोनी होती हैं उनकी सेल्स सब एक साथ रहें, इसको इंश्योर करने के लिए इनके चारों ओर एक जिलेटिनस शीट बन जाती है। मतलब जिलेटिन
नाम का पदार्थ होता है, उससे ये सेल्स आपस में चिपकी रहती है, इसकी कवरिंग बन जाती है। तो फिलामेंट के चारों ओर की जिलेटिनस शीट आपको दिखाई देगा, उसी को म्यूसिलेजिनस शीट भी कहा जाता है। तो जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस शीट पाया जाता है कॉलोनी ऑफ सेल्स के चारों ओर या फिलामेंट के चारों ओर, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी ऑकरेंस की अगर बात करें कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ पाई जाती है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो पानी में भी पाई जाती है, ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी पानी में ही पाई जाती है, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। और पानी में पाई जाएंगी तो पानी में फ्रेश वाटर में यानी नदी तालाबों में पाई जाएंगी, या तो समुद्र में पाई जाएंगी। तो फ्रेश वाटर हो सकती है या मराइन हो सकती है, ठीक। मराइन मतलब समुद्र में, और फ्रेश वाटर मतलब नदी तालाबों में, जहाँ पानी मीठा होता है। मीठा मतलब चीनी मिला के नहीं, मतलब खारापन नहीं होता जिस पानी में, उसको फ्रेश वाटर कहा जाता है, ठीक है। और जिस पानी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको मरीन वाटर कहा जाता है। समुद्र में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब सॉइल के सरफेस में नीचे की तरफ, सॉइल में नीचे की तरफ पाए जाते हैं। एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ये टेरेस्ट्रियल ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। और एक्वेटिक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऑस्लेटोरिया है, बहुत सारे हैं। तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर हो गया, मरीन हो गया, दो कंडीशन है। तो एनसीईआरटी बुक इनका हैबिटेट के बारे में भी जिक्र करती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद यहाँ पर याद रखेंगे कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उससे अमोनिया बनाते हैं। और इसके लिए, और खासकर ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, और उनमें कुछ सेल्स जो है वो हेट्रोसिस्ट में चेंज हो जाती हैं। फिलामेंट की कुछ सेल्स किस में चेंज हो जाती हैं? हेट्रोसिस्ट में चेंज हो जाती हैं। तो एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया होगा इस तरह से, एक फिलामेंट दिखाया होगा एक ब्लू ग्रीन एल्गी का, ठीक है। ऐसे फिलामेंट दिखाया गया होगा ब्लू ग्रीन एल्गी का, और उसी में बीच बीच में हेट्रोसिस्ट दिखाया होगा, जो कुछ अंतराल पर हेट्रोसिस्ट आपको मिलेगा इस तरह से। यहां पर दे दिया हेट्रोसिस्ट, ये, ठीक है। तो यहां ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हेट्रोसिस्ट है, ठीक है। इसको हम हेट्रोसिस्ट कहेंगे। ये वाली सेल हेट्रोसिस्ट है, और यही सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ये अपने अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के उसको अमोनिया में कन्वर्ट करती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक खास एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, और ये चूंकि सॉइल में पाई जाती है तो मिट्टी में, और अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, NH4 आयन और OH आयन में। तो मिट्टी में अमोनियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और अमोनियम को जो प्लांट्स हैं, दूसरे प्लांट्स हैं जिनमें जड़ होती है, वो उस अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर नाइट्रोजन ले जाते हैं। और नाइट्रोजन आपको मालूम है प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना अमोनियम आयन के रूप में, इसमें हेल्प करती है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है हेट्रोसिस्ट नाम के, हेट्रोसिस्ट, ये है हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट जगह जगह पाया जाता है इनके फिलामेंट में, और ये बाकी सेल नॉर्मल सेल है, ये बाकी नॉर्मल सेल है, ठीक है। तो ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी का फिलामेंट है, नॉस्टॉक का फिलामेंट है। ये एनसीईआरटी बुक में ये नॉस्टॉक का फिलामेंट का चित्र दिया हुआ है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉस्टॉक, तो ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है, ध्यान रखिएगा। नॉस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है नॉस्टॉक, और उसकी ये नॉर्मल सेल है, उसकी ये नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। नॉर्मल सेल है, और नॉर्मल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, कौन सी सेल करती है? हेट्रोसिस्ट। और जो नॉर्मल सेल होती है वो क्या करती है? नॉर्मल सेल फोटोसिंथेसिस का काम करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है, ठीक है।
तो इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है और ये जो नीली वाली सेल्स हैं इनको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है ये सेल। और इसके लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है? नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम जरूरी होता है। तो हेटेरोसिस्ट सेल में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। और ये अमोनिया बना करके, मतलब ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेंगी और अपने अंदर अमोनिया बनाएंगी और अमोनिया बना करके उसको रिलीज करेंगी। और ये अमोनिया जो है ये सॉइल में जाएगा। ये अमोनिया कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन लेंगी और बदले में क्या निकालेंगी? अमोनिया निकालेंगी। और अमोनिया जब मिट्टी में मिक्स होगा तो मिट्टी में ही पानी होता है। तो अमोनिया जो है वो मिट्टी में जो पानी है उसके साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड दो आयन में टूट जाएगा, अमोनियम आयन और OH आयन। और ये अमोनियम आयन की अधिकता आपको मिट्टी में मिलेगी क्योंकि मिट्टी में पानी भी होती है, नमी भी होती है। तो ये अमोनियम आयन जो है, जो अमोनियम आयन है, इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय रूट ऑफ अदर प्लांट्स, रूट ऑफ अदर प्लांट्स। तो इसलिए जिन मिट्टी में ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी वहां की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी, उसमें नाइट्रोजन रिच सॉइल हो जाएगा क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, वो मिट्टी से ही नाइट्रोजन को लेते हैं। और मिट्टी से नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? अमोनियम आयन के फॉर्म में लेते हैं। और अमोनियम आयन कैसे बनता है? अमोनिया से बनता है। अमोनिया कैसे बनता है? जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वही अमोनिया में चेंज होता है। कौन चेंज करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स चेंज करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी इसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और उसी में दो ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है नॉस्टक और एनाबीना। तो इसमें एग्जांपल आप लिख लेंगे। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है नॉस्टक जिसका जिक्र यहाँ है, और एनाबीना। तो नॉस्टक और एनाबीना क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया है। ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। दोनों का ही स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। दोनों ही फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। यहाँ नॉस्टक का चित्र दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। ठीक, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो जो वाटर बॉडीज होते हैं उसमें ब्लूम कॉज करते हैं। ब्लूम का मतलब होता है कि जब इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है वाटर बॉडी में तो इनसे टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं और उससे पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और उसमें जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी डेथ होने लगती है। तो एल्गल ब्लूम उसको कहा जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया दे कॉजेस ब्लूम इन वाटर बॉडीज। ये ब्लूम बनाते हैं वाटर बॉडीज में। ठीक है, और वाटर bodies become polluted. ब्लूम मतलब होता है लग्जरियंट ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए जब साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, इसमें आप जो है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को शॉर्ट में BGA कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑफ BGA। और जब एक्सेसिव ग्रोथ होगी ब्लू ग्रीन एल्गी की तो इसमें डेथ भी होगी और डेथ भी होगी तो टॉक्सिन्स भी रिलीज होंगे और टॉक्सिन्स जब रिलीज होंगे तो अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, ठीक है, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी उन टॉक्सिन्स से। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन के लिए भी कंपटीशन होगा। जब पूरे तालाब के सतह पर फैल जाएंगी ब्लू ग्रीन एल्गी तो उस तालाब में नीचे पानी में जो मछलियां हैं या दूसरे सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं उन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा जब सारा का सारा ऑक्सीजन ऊपर यही ले लेंगी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का जब लग्जरियंट ग्रोथ हो जाएगा तो ऑक्सीजन का कंपटीशन होने लगेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी आपस में भी ऑक्सीजन का कंपटीशन करने लगेंगी, उनकी भी डेथ होने लगेगी, पानी खराब होने लगेगा, सड़न से बदबू आने लगेगी पानी में। तो वो पानी जो है बिल्कुल ही पॉल्यूटेड हो जाता है और उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाता। इसी को एल्गल ब्लूम कहा जाता है। तो एल्गल ब्लूम किस मोनेरंस के वजह से होता है? साइनोबैक्टीरिया के वजह से होता है। अब इसके बाद यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के प्रॉपर्टी के बारे में एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि जो
कि अभी तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया की बात की एनसीईआरटी बुक में। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करता है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल से एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। इनऑर्गेनिक केमिकल में जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली उन्हीं का वो इस्तेमाल करता है। तो यहां पर जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, अमोनिया है, नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनिया हो गए, ठीक है, इनका ये इस्तेमाल करते हैं और इनसे जो है एनर्जी जो रिलीज होती है इनको कन्वर्ट करते हैं अदर केमिकल्स में, ठीक है, अदर केमिकल्स में, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को वो एटीपी के रूप में स्टोर करते हैं और उसी से फिर ये फूड बनाते हैं, फूड सिंथेसिस, फूड बनाते हैं। तो ये हो गया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के द्वारा भोजन बनाने की विधि जो एनसीईआरटी बुक ने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब खासकर जो यू बैक्टीरिया हैं, ये रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है। तो दे प्ले रिसाइकलिंग ऑफ, खासकर जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है, या यू बैक्टीरिया है, जो भी अल्टरनेट में आ जाए, तो प्ले ह्यूज रोल, प्ले इंपॉर्टेंट रोल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इन रिसाइकलिंग ऑफ, इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आयरन, सल्फर, तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, तो इनके रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा रोल होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जहां तक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात है, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो अपना भोजन खुद बनाते नहीं हैं, या तो पैरासाइट के रूप में वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, इसमें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है, और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पूछा जाए ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है, पहले भी बता चुके हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो डोमिनेट करते हैं अर्थ को, दोनों ही कैटेगरी में, अगर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में पूछा जाए तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसा कि आपको मालूम है, ये मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। मैं दोबारा इस चीज को मेंशन कर रहा हूं। और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में खासकर जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जिंदा रहते हैं, गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट। तो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, उनकी बात की जा रही है, क्योंकि इसमें एक कैटेगरी तो पैरासाइट की भी होती है ना। तो अभी हम पैरासाइट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सैप्रोफाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सैप्रोफाइट की बात कर रहे हैं। तो जो सैप्रोफाइट होते हैं वो अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, और ये जो है मेजॉरिटी इन्हीं की होती है, ठीक है। और ये डिकम्पोजर्स इनको कहा जाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो आपका पड़ा रहता है धरती पर इधर उधर, वो सबको समाप्त कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक। तो अगर ये वाले हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया अगर ना रहे धरती पर, तो आपकी पूरी धरती लाशों से पटी रहेगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर से पटी रहेगी। अब गाय रोड पर जो गोबर करके चली गई, वो गोबर देखते धीरे धीरे कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, सड़ गल के समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो उससे अपना भोजन ले लेकर के उसको समाप्त कर देते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते
उसमें खासकर जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ये चीज आपको बहुत ही क्लियर पता होना चाहिए, और इन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो ये मेजॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। तो पूछा जाए बैक्टीरिया में दो कैटेगरी, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। मेजॉरिटी में कौन? हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में भी दो कैटेगरी, पैरासाइट, सैप्रोफाइट। इन दोनों में मेजॉरिटी में कौन? सैप्रोफाइट। तो इसका मतलब धरती पर सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इनका काम है डिकम्पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ह्यूमन के लिए सिग्निफिकेंट अफेयर का काम करते हैं, मतलब ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लिख लेंगे मेजॉरिटी, जो है मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन के लिए सिग्निफिकेंट अफेयर, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एज सिग्निफिकेंट अफेयर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमन अफेयर्स। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जिनमें सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें आप सुने होंगे कि लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है। अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात हम कर रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, इसमें लैक्टोबैसिलस है। अब लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाता है, दूध से दही बनना ये उस बैक्टीरिया का काम है। तो सिग्निफिकेंट अफेयर हुआ कि नहीं ह्यूमन के लिए? तो ये ध्यान रखना है। तो लैक्टोबैसिलस ये पैरासाइट नहीं है, लैक्टोबैसिलस सैप्रोफाइट, और ये सिग्निफिकेंट अफेयर देता है, ह्यूमन का मदद करता है, ठीक है, अफेयर में हिस्सा लेता है। और ये जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करना है तो वहाँ भी बैक्टीरिया अपना रोल प्ले कर रहा है। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ भी बैक्टीरिया अपना रोल प्ले कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया रोल प्ले कर रहा है। तो बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं, और खासकर उसमें जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं वो, प्लस जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन भी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी है, रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में रोल प्ले कर रहे हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया भी सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमन अफेयर्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी सिग्निफिकेंट ह्यूमन अफेयर में रोल प्ले करता है। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन अफेयर्स में, ठीक है। तो अब इसमें बैक्टीरिया का क्या क्या इस्तेमाल है, ह्यूमन के लिए कैसे फायदेमंद है बैक्टीरिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वही मैं बता रहा हूं, डिकम्पोजिशन करना, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर धरती पर पड़ा हुआ है वो सब समाप्त करना, ये भी तो मदद है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देना, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो धरती पर रिलीज होता है उसमें साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। तो ऑक्सीजन देना एनवायरनमेंट को, यहाँ भी बैक्टीरिया रोल प्ले कर रहा है। डिकम्पोजिशन करके डेड बॉडीज या डेड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर दे रहा है, ये भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हेल्प है ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए। नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देना जिससे कि दूसरे पौधों को मिट्टी से नाइट्रोजन मिल सके, ये भी बहुत बड़ा अफेयर है बैक्टीरिया के तरफ से ह्यूमन के हेल्प के लिए, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है, तमाम एंटीबायोटिक्स आपको बैक्टीरिया और फंजाई से मिलते हैं। तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करके ह्यूमन को हेल्प करता है। आपको मालूम है लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूम्स समझते हैं, मटर, दाल, पल्सेस, ये जिन मिट्टी में उगते हैं उन मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि इनके रूट में, इनके जड़ में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। तो आप कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी अभी साइनोबैक्टीरिया का बताए थे, वो तो मिट्टी में खुद ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है। लेकिन जब मटर के पौधे के जड़ में भी कुछ बैक्टीरिया घुस करके वहां पर नाइट्रोजन से अमोनिया बनाते हैं तो वो अमोनिया जड़ में ही बन जाती है, मटर के पौधे के जड़ में ही बन जाती है। वो अमोनिया को मिट्टी से लेना नहीं पड़ता, उसके जड़ में ही अमोनिया बन जाती है। तो वो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, ठीक है ना। तो वो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। तो यहां पर जब हम यूज की बात करेंगे तो आइए उसको एक लिस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल की बात हम पहले कर लें। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के यूज की बात करें।
इनके यूजफुल, ठीक है, फॉर ह्यूमन, कैसे ये ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कैसे यूजफुल होते हैं, तो उसमें डिकम्पोजिशन के द्वारा डिकम्पोजिशन कर देते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। दूसरा, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करके, ठीक है। तीसरा, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया में बनते हैं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बनते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। चौथा, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स रूट, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल साइनोबैक्टीरिया नहीं करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स में जो मटर है, अरहर है, एक्सेट्रा, सोयाबीन है, जो पल्स जिनसे दाल बनता है, दाल जो खाते हैं आप, लेग्यूम्स से ही दाल आपको मिलती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स, तो जो मटर का पौधा है उनकी जड़ों में ऐसे गांठें होती हैं, ठीक है, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं, और इनके गांठों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन रूट नोड्यूल्स में ही कर पाता है, ये मिट्टी में नहीं कर सकता, बाहर सॉइल, ठीक है, बाहर सॉइल। तो राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी में रहता है, वो मटर के पौधे के जड़ में घुस जाता है, वहां गांठ बन जाती है, और वहीं पर वो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। मतलब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेगा और उससे अमोनिया बना करके बाहर भी छोड़ेगा, और अमोनिया बना करके रूट के अंदर भी छोड़ेगा। तो अमोनिया जो है वो रूट लेग्यूम प्लांट को अमोनिया मिल जाएगा, इससे लेग्यूम प्लांट तमाम तरह के दूसरे कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स बनाएगा, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेसेस, ये सब बनाएगा। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये मिट्टी में फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता, जबकि नोस्टॉक और जो एनाबीना है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे, ये क्या है, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं, प्लस ये दूसरे प्लांट के रूट में जाकर के वहां भी राइजोबियम जैसा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी दिखा सकते हैं, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी दिखा सकते हैं इन अदर प्लांट्स, लेग्यूम्स में नहीं। तो इसका मतलब साइनोबैक्टीरिया क्या लेग्यूम्स के रूट में जाकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? नहीं, ये दूसरे प्लांट के बॉडी में जाकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकते हैं। तो जिस समय दूसरे प्लांट के बॉडी में जाकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, इनको सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाएगा। और जब वो मिट्टी में रह करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो उसको फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाएगा, ठीक है। अब साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, उसके जड़ में नोस्टॉक नाम का या एनाबीना नाम का ब्लू ग्रीन एल्गी उसके जड़ में पाया जाता है, और वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो सिम्बियोटिक भी हो गया, और जब मिट्टी में रख के नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो फ्री लिविंग। तो ब्लू ग्रीन एल्गी फ्री लिविंग कंडीशन में भी, सिम्बियोटिक कंडीशन में, दोनों कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। जबकि राइजोबियम जो है वो फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, केवल सिम्बियोटिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है? हेटरोट्रॉफिक है, अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से नहीं बना पाता है। जबकि नोस्टॉक एनाबीना अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक यूज लिख रही है वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में लिख रही है, और वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन तमाम बैक्टीरिया से होता है, वो भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स, अभी हमने राइजोबियम का जिक्र किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो बहुत सारा यूज जो है वो ह्यूमन को देते हैं, ह्यूमन के लिए यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करता है ह्यूमन भी, ठीक है। यहाँ पर यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो साइनोबैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन देना इन्वायरमेंट को, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी ह्यूमन के लिए यूजफुल है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में खाली साइनोबैक्टीरिया का ज़्यादातर ह्यूमन के लिए यूजफुल रोल है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, यूजफुल रोल प्ले करते हैं ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनका क्या होता है? तो हार्मफुल बैक्टीरिया में है बहुत सारे बीमारी कॉज करते हैं पैथोजेंस के रूप में, डिजीज कॉजिंग होते हैं, बहुत सारे बीमारी कॉज करते हैं, खासकर जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो उसमें पेस्ट के रूप में यूज होते हैं, क्रॉप, फार्म एनिमल्स, पेट्स। तो उससे किसको नुकसान पहुंचता है? हार्म, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, पेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। फार्म में जो एनिमल्स होते हैं, डेयरी फार्मिंग के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, या बफेलो फार्मिंग में जो बफेलो है, काऊ है, शीप है, गोट है, पोल्ट्री मतलब चिकन है, इन सबको, ये सब बैक्टीरिया की वजह से डिजीज से प्रभावित हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो नुकसान होता है। क्रॉप, गेहूं की फसल, धान की फसल, ठीक है, मैंगो का जो फसल है, ये सब बर्बाद हो जाती है तमाम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की वजह से। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया केवल फायदेमंद ही नहीं होते हैं, इनसे नुकसान भी होता है। ये पैथोजन के रूप में भी काम करते हैं, और ये पैथोजन के रूप में जब काम करते हैं मतलब ये डिजीज कॉज करते हैं, और डिजीज कॉज करने की वजह से क्रॉप को नुकसान पहुंचता है, फार्म एनिमल को नुकसान पहुंचता है, पेट्स को नुकसान पहुंचता है, और ह्यूमन में तमाम तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉलरा, टाइफाइड, कॉलेरा लिख लीजिएगा, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, बहुत सारे बीमारी हैं तो जो कि बैक्टीरिया से होते हैं। तो टिटनस हो गया, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा है। ऐसे बहुत सारे बीमारी होंगे जो बैक्टीरिया से होते हैं, उसमें कॉलरा है, टाइफाइड है, टिटनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है ना, निमोनिया है, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो एनसीईआरटी बुक ने यहाँ 3 डिजीज को स्पेसिफाई किया है, स्पेसिफिकली लिखा है, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, ये ह्यूमन में होता है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो ही है, और हेटेरोट्रॉफिक में कौन सी कैटेगरी, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कौन सी कैटेगरी? पैरासाइट, जो पैरासिटिक होते हैं। कॉलरा का बैक्टीरिया, ठीक है, टाइफाइड का बैक्टीरिया, टिटनस का बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड का बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, या सल्मोनेला टाइफी भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। और विब्रियो कॉलेरी, कॉलरा का बैक्टीरिया क्या होगा? विब्रियो कॉलेरी। तो विब्रियो कॉलेरी से कॉलरा होता है, सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, टिटनस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनस होता है। तो ये बैक्टीरिया का नाम चाहे तो लिख लें, क्योंकि 3 बीमारी का जिक्र किया है। प्लांट में जो बीमारी का जिक्र है उसमें सिट्रस कैंकर का जिक्र है। नींबू में, संतरे में एक बीमारी कॉज होती है जिसको सिट्रस कैंकर कहा जाता है। तो सिट्रस कैंकर ये पूछ देगा, तो सिट्रस कैंकर जो होता है ये लिख लेंगे, ये प्लांट में डिजीज होता है, सिट्रस प्लांट में, सिट्रस मतलब नींबू संतरे वाले प्लांट में, नींबू में, संतरे में जो बीमारी होती है उससे फल सड़ जाता है, उसको सिट्रस कैंकर कहा जाता है। तो सिट्रस कैंकर क्या है? ये प्लांट में होने वाली डिजीज है, और ये बैक्टीरियल डिजीज है, और ये सिट्रस प्लांट में होता है, मतलब लेमन में, ऑरेंज में इस तरह का आप बीमारी देखते हैं, ठीक है, सिट्रस कैंकर। तो आपको एक तरह से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझाया गया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का जिक्र किया गया एनसीईआरटी बुक में,
यानी रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, 3 पॉइंट इसमें याद रखना है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन मोड या मेथड जो बैक्टीरिया में होता है रिप्रोडक्शन का, वो होता है फिशन। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन मेथड जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का होता है वो होता है फिशन। इसमें एक बैक्टीरिया जो है वो ऐसे 2 बैक्टीरिया में ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाता है। इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहा जाता है। और इसमें सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सेल चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो दोनों में 2 सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आ जाता है, एक सेल में एक सेल में, और ये 2 सेल अलग अलग हो जाती है। इसी को फिशन कहा जाता है। तो बैक्टीरिया में, अच्छा ये तो मालूम है, ये तो सेल वॉल हो गया। तो ये हो गया सेल वॉल, ठीक, और उसके अंदर हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा और डीएनए मॉलिक्यूल दिखेगा। इसके अंदर ये इसका डीएनए है, ठीक। और ये डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब एक डीएनए का स्ट्रैंड और इसी पर हेलिकली कॉइल्ड दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड। तो इसी को बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये बैक्टीरिया में होता है और ये इसी को बोलते हैं बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी फिशन। तो एनसीईआरटी में फिशन लिखा है, हमने इसको बाइनरी फिशन लिखा है। एक सेल से 2 सेल बनना, यानी एक सेल से कितनी सेल बनती है? 2 सेल बनती है, तो उसको बाइनरी फिशन कहा जाता है। और इसमें सेल जो है अगर रॉड शेप बैक्टीरिया तो ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है, तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हो गया। कैसा हो गया? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया? क्योंकि सेल को अगर हम ऐसे रखेंगे, बेसिकली ये रॉड शेप है, ये इस तरह से 3D अगर आप व्यू देखें, ठीक है, तो इस प्लेन को कौन सा प्लेन बोलेंगे? ट्रांसवर्स। और इस प्लेन को कौन सा प्लेन बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये क्या है? ट्रांसवर्स। तो इसी को हमने ऐसे कर दिया, तो ये ट्रांसवर्स प्लेन इसको माना जाएगा। तो मोस्ट कॉमन मेथड बैक्टीरिया में डिवीजन का क्या होता है? वो होता है फिशन। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या बनाता है? स्पोर बनाता है। तो दूसरा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर के द्वारा वो रिप्रोडक्शन करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। एक सेल से एक ही सेल बनती है, एक डॉटर सेल बनती है। मतलब ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, अनफेवरेबल कंडीशन आया तो अपने डीएनए और साइटोप्लाज्म के कुछ हिस्से के चारों ओर वो एक एंड स्पोर बना लेगा, ठीक है, वो स्पोर बना लेगा। और ये मान लीजिए पेरेंट बैक्टीरिया है, ये पेरेंट बैक्टीरिया है, ठीक है। और फिर ये इस पेरेंट बैक्टीरिया से ये स्पोर बाहर निकल आएगा और इसी स्पोर को एंडोस्पोर कहेंगे क्योंकि वो अंदर बनता है। और इसी स्पोर के अंदर जो है वो नया बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इस स्पोर को ही एंडोस्पोर कहा जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर बनता है, तो इसको एंडोस्पोर कहते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया कैसे अपने डॉटर को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। एक तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बचाने, पेरिनेशन का भी तरीका है, अपने आप को बचाने का भी तरीका है। बचाना, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बचाना, इसी को पेरिनेशन भी बोला जाता है। तो स्पोर इज अ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो। स्पोर के मदद से रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, अगला जनरेशन की सेल को भी दे रहा है, ठीक है, प्लस अपने आप को वो बचा भी रहा है। अपने को साइटोप्लाज्म को उसने बचा लिया है स्पोर बना करके अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और बैक्टीरिया में एक तरह का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, जिसको कंजुगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंजुगेशन कहा जाता है। एनसीईआरटी ने कंजुगेशन का जिक्र नहीं किया है, बस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दिया है। तो बैक्टीरिया में एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है
जिसको कंजुगेशन कहा जाता है। इसमें एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया आकर के कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से चिपक जाता है और इस बैक्टीरिया में एक वो जो बैक्टीरिया आके चिपकेगा अपने इस डीएनए के कुछ टुकड़े को वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा। मतलब डीएनए ट्रांसफर करते हैं कंजुगेशन के मदद से। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से आके चिपक जाएगा और अपने डीएनए को रिप्लिकेट करा करके डीएनए के स्ट्रैंड को पूरा का पूरा या उसका थोड़ा सा कोई पार्ट को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा। यानी अपने डीएनए के अंश को दे देगा। पूरा डीएनए भी दे सकता है या उसका पोर्शन भी दे सकता है। सिंपली ध्यान रखना, इसको कंजुगेशन कहा जाता है। ठीक, तो कंजुगेशन में डीएनए का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। यह क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 3 मेथड आपको रिप्रोडक्शन का बता दिया गया बैक्टीरिया में। मोस्ट कॉमन मेथड फिशन है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। और एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया में देखा जाता है जिसको कंजुगेशन कहा जाता है। कंजुगेशन में डीएनए ट्रांसफर होता है, ठीक है, जिसको जिस बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर होता है उसको मेल कंसीडर किया जाता है, जिस बैक्टीरिया में डीएनए जाता है उसको फीमेल कंसीडर किया जाता है। ये एक कन्वेंशन है, ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी बुक ने 1-2 पॉइंट माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया है। माइकोप्लाज्मा भी यू बैक्टीरिया का एक टाइप है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें सेल वॉल नहीं होती है। यही ऐसा अकेला किंगडम मोनेरा का मेंबर है, ठीक है, ओनली मेंबर ऑफ मोनेरा, ओनली मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम, या ओनली बैक्टीरिया दैट लैक्स सेल वॉल, दैट लैक्स सेल वॉल। तो कौन सा मोनेरा है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, ये चीज आप लिख लेंगे, ठीक है। और इनको स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये सेल चैप्टर में पढ़ाया गया है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है या स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो चाहिए वो कह लीजिए। तो माइकोप्लाज्मा इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे छोटा जीवधारी है। इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द ओनली मोनेरन, इट इज द ओनली बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल। ठीक, ये ध्यान आपको रखना है। और माइकोप्लाज्मा के बारे में ये भी ध्यान रखेंगे, इट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। ठीक, तो यहाँ ये भी मेंशन कर लेंगे, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ना भी रहे तो भी सर्वाइव कर जाता है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहे तो जीवित रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी ये जीवित रह जाएगा। तो अभी तक 3 पॉइंट आपने माइकोप्लाज्मा के बारे में सुना। कौन सा 3 पॉइंट? ये ऐसा बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दूसरा, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तीसरा, ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। मैं यहां लिख देता हूं, कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों में ये डिजीज कॉज करता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी इससे तमाम बीमारियां होती हैं। तो 4 पॉइंट माइकोप्लाज्मा के बारे में एनसीईआरटी बुक में लिखा है। एक तो उसमें सेल वॉल नहीं होती है, दूसरा ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जीवित रह सकता है, तीसरा ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और चौथा ये प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करता है। और माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है पीपीएलओ, बट ये ध्यान रखिएगा माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। तो एनसीईआरटी बुक में जितना किंगडम मोनेरा के बारे में दिया गया था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।